सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस अनिता सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, निधि कंपनीज का पूरा जो चैप्टर है निधि कंपनीज, दैट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, राइट। तो वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियोस को बहुत सारा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So starting with the chapter of Nidhi companies, तो Nidhi companies basically that is governed in section 406 of the Companies Act and that is covered in chapter number 26 of the Companies Act, read with the Nidhi Rules 2014, right? जो निधि कंपनीज होती हैं वो क्यों बनती हैं? निधि कंपनीज का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेंबर्स के बीच अपना क्या करें, सेविंग्स के हैबिट को कल्टीवेट करें, मेंबर्स से डिपॉजिट रिसीव करना, मेंबर्स को लोन देना उनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द निधि कंपनीज। जब भी एक कंपनी को एज ए निधि कंपनी बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको एज ए पब्लिक कंपनी इनको ऑपरेट करना पड़ता है विथ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मिनिमम 7 मेंबर्स, और जो वर्ड्स निधि लिमिटेड है वो एट द एंड ऑफ द नेम उस कंपनी के लिखे रहते हैं। उसके बाद 1 साल का समय दिया गया है, 1 ईयर का टाइम दिया गया है। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर उस पब्लिक कंपनी को इंश्योर करना पड़ता है 4 चीजें, कि एक तो वो 10 लाख रुपीज का नेट फंड इंश्योर करें। दूसरी चीज 200 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि 7 से लेकर वो 200 मेंबर्स तक इंक्रीज कर जाएंगे। तीसरी चीज मिनिमम टू मिनिमम 10% अनएकम्बर्ड डिपॉजिट्स होने चाहिए, अनएकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स। तो जो भी टोटल डिपॉजिट्स वो लोग रिसीव कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 10% क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 10% क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10% अनएकम्बर्ड डिपॉजिट्स होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 10% डिपॉजिट ऐसा होना चाहिए जो किसी भी प्रकार से मॉर्गेज वगैरह जहां निधि कंपनीज ने नहीं दिया है। और चौथी चीज, एक रेशियो का ध्यान रखना निधि कंपनीज को 1 साल के अंदर, दैट इज द रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड इज टू डिपॉजिट शुड नॉट एक्सीड 1:20। इसका मतलब मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है सर? 20 टाइम्स ऑफ द नेट ऑन फंड हो सकता है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जब 4 रिक्वायरमेंट निधि कंपनीज 1 साल के अंदर फुलफिल कर लेंगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म NDH-4 सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म NDH-4 को सबमिट करने का टाइम लिमिट दिया हुआ है कि जो भी निधि कंपनीज निधि अमेंडमेंट रूल्स 2019 के बाद फॉर्म हुई हैं उनको क्या करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन NDH-4 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना पड़ेगा। तो पहले 1 साल वेट करो, सारी रिक्वायरमेंट फाइल करो, कंप्लाई करो। 1 साल के बाद 60 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को NDH-4 सबमिट करो। NDH-4 के अंदर सारे के सारे डिटेल्स दे दो अपने बारे में, कंपनी के बारे में, CIN नंबर, DIN नंबर, सर्टिफाइंग बाय द CA, डिक्लेयरिंग दैट वी हैव कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स। और फिर जाके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, निधि कंपनी का स्टेटस उस कंपनी को दे देगा। और NDH-4 निधि कंपनी का जो स्टेटस है उसको अपडेट करने के लिए भी काम आता है ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब यहां पे NDH-4 के रिस्पेक्ट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज थी, जो निधि रूल्स 2019, निधि रूल्स 2019 आने से पहले ही बन चुका था और निधि कंपनी का स्टेटस मिल चुका था, उनको भी NDH-4 फाइल करना है टू अपडेट देयर स्टेटस एज अ निधि कंपनी। तो उनके लिए टाइम लिमिट थोड़ा सा अलग है। उनके लिए टाइम लिमिट है कि दे नीड टू फाइल द NDH-4 विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ए पीरियड ऑफ 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ निधि रूल्स 2019 विच एवर इज लेटर। मतलब कुल मिलाकर लॉ मेकर का इंटेंशन है कि निधि रूल्स जब आए 2019 के, तो उसके बाद 9 महीने का समय तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद देखना, देयर आर सर्टेन प्रोहिबिशंस की निधि कंपनीज क्या नहीं कर सकती। जैसे निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के साथ ही डील कर सकती है, नॉन मेंबर्स से ना वो पैसा ले सकती है ना नॉन मेंबर्स को पैसा दे सकती है। निधि कंपनी क्या नहीं कर सकती, चिट फंड का काम नहीं कर सकती, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी का काम नहीं कर सकती, लीजिंग कंपनी का काम नहीं कर सकती। निधि कंपनी का कोई भी सब्सिडरी नहीं हो सकता। निधि कंपनी अपने मेंबर्स के लिए सिर्फ सेविंग अकाउंट खोल के दे सकती है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या RD अकाउंट खोल के दे सकती है, करंट अकाउंट उनके लिए खोल के नहीं दे सकती है। कोई भी माइनर निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट निधि कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर इशू कर सकती है विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 रुपीज। वो कभी भी प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि निधि कंपनी के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर सिर्फ एक बात लिखी होनी चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेविंग्स के एटीट्यूड को कल्टीवेट करना है। लेकिन इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, दैट व्हाट द निधि कंपनीज कैन डू इज, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंबर्स के बीच सेविंग्स को कल्टीवेट करना है, वो लोग लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं मेंबर्स को रेंट में। बट इसके लिए भी कंडीशन है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो जो रेंटल इनकम ये लोग कमा रहे हैं लोकल फैसिलिटी से, दैट कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ टोटल इनकम, दैट कैन बी मैक्सिमम 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। वो कभी भी 20% ऑफ टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकता है। उसके बाद देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस फॉर निधि कंपनीज, दैट इज अगर एक निधि कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो उसका एक ही तरीका है, बाय एक्वायरिंग सिक्योरिटीज। बट उसके लिए निधि कंपनीज को 2 कंडीशंस फुलफिल करना होगा। एक, मालिकों का अप्रूवल चाहिएगा, पास स्पेशल रिजोल्यूशन, और दूसरा टेक द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। दूसरा, डिविडेंड डिक्लेयर करने में वो अपने मन चाह रेट पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% ऑफ डिविडेंड दे कैन डिक्लेयर, 25% ऑफ प्रॉफिट्स। और अगर 25% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उनको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिएगा। तो ये 2 रेस्ट्रिक्शन है।
ठीक है। तो एक हमने देखा रिक्वायरमेंट की 1 साल के अंदर ये 4 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। एक 2 हमने देखा रेस्ट्रिक्शन, और 6-7 हमने देखे प्रोहिबिशंस। निधि कंपनी हमेशा पब्लिक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट होता है, वर्ड्स निधि लिमिटेड लास्ट में लिखा रहता है। डिपॉजिट्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा कि निधि कंपनी मैक्सिमम 20 टाइप्स ऑफ नेट ऑन फंड का ही डिपॉजिट ले सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो दे सकती है मेंबर्स को, वो मैक्सिमम एनबीएफसी वाला रेट दे सकती है। डिपॉजिट्स कभी भी रिपेबल नहीं होंगे विद इन 3 मंथ्स ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर 3 महीने के बाद मेंबर्स को डिपॉजिट दोबारा से पे करना पड़ता है और 6 महीने से पहले निधि कंपनी सपोज पे कर देती है, तो उसके लिए कभी भी मेंबर को कोई भी इंटरेस्ट वो लोग पे नहीं करेंगे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज कि एटलीस्ट 10% अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना ही चाहिए। एटलीस्ट 10% अनएंकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट होना ही चाहिए। डिपॉजिट्स के अंदर भी अगर निधि कंपनी एफडी ले रही है तो मिनिमम 6 महीने के लिए लेना होगा, मैक्सिमम 60 मंथ्स इज द रिडम्पशन टाइम। और अगर आरडी ले रही है तो मिनिमम 12 मंथ्स के लिए लेना होगा, मैक्सिमम 60 मंथ्स इज द रिडम्पशन टाइम। ठीक है, तो ये चीज अगेन आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा रूल्स रिगार्डिंग डायरेक्टर्स, देयर आर बेसिक रूल्स रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। सेक्शन 152 सब सेक्शन 4 निधि कंपनीज के डायरेक्टर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, और निधि कंपनीज के डायरेक्टर भी सेक्शन 164 के तहत डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए। निधि कंपनीज के केस में डायरेक्टर्स का जो ऑफिस होगा वो मैक्सिमम 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक वो लोग होल्ड कर सकते हैं, बट उसके बाद 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड का एक रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होगा। ऑडिटर्स के बारे में बात करें तो अगेन ऑडिटर्स के केस में मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट हो सकता है। एक टर्म का मतलब है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, मगर एक टर्म के बाद 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। एक टर्म के बाद क्या होना चाहिए सर? 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। तो मोटा मोटी रूप में दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू रिमेंबर इन द चैप्टर ऑफ निधि कंपनीज। एक चीज याद रख लेना कि यार ये जो एनडीएच 4 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर निधि कंपनियां एनडीएच 4 फाइल नहीं करती है तो उसके 2 इंप्लीकेशंस हैं। एक तो वो लोग एसएच 7 फाइल नहीं कर पाएंगे आरओसी को, और दूसरा पीएएस 3 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 इंप्लीकेशन है। और एनडीएच 4 क्या होगा? सर्टिफाइड होगा बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एनडीएच 1 भी होता है निधि कंपनीज को जो फाइल करना होता है, दैट इज रिटर्न ऑन स्टैट्यूटरी कंप्लायंस that shall be filed within 90 days from the close of financial year after the incorporation with the prescribed fees। और वो भी सर्टिफाइड होता है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस।